welcome back to our channel Nivi Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसके लास्ट क्लास में हमने कुछ एमसीक्यू सोल्व किए थे, या फिर हम कहें कि स्टीरियो केमिस्ट्री का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था कुछ आइसोमर्स के बारे में बात की थी, जो स्टीरियो आइसोमर्स थे, जैसे कि इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मीजो कंपाउंड, एनोमर, एपिमर, और दो कंपाउंड थे जिसके बारे में हमने बात की थी, इराइथ्रो कंपाउंड एंड थ्रियो कंपाउंड। तो ये थे हमारे लास्ट क्लास के टॉपिक। इन्हीं के बेस पे हमने कुछ एमसीक्यू सोल्व किए थे, जिससे हमें पता चला कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं और कितने अभी बाकी हैं। तो आज की क्लास में हम आगे का स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास में वो होगा कायरलिटी। तो देखो, आज की क्लास में हम कायरलिटी के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप लास्ट क्लास आपको अच्छे से ध्यान होगी, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, एमसीक्यू भी लगा के देखे होंगे। एमसीक्यू की हमारी दो क्लास हो चुकी हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। एक तो हमारी जो नोमेनक्लेचर या फिर हम कहें कॉन्फिगरेशन, आरएस नोमेनक्लेचर, सीन एंटी, या फिर जितने भी हमारे मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन थे उनके बेस पे एक एमसीक्यू क्लास हमने ली थी। फर्स्ट पार्ट है जो। सेकंड जो पार्ट हमारा एमसीक्यू का है वो होगी हमारी इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मीजो कंपाउंड, इराइथ्रो, थ्रियो। इन सब के बेस पे हमारे कुछ एमसीक्यू करवाए थे, वो हमारा पार्ट सेकंड था स्टीरियो केमिस्ट्री का। तो ऐसे ही हम बीच बीच में एमसीक्यू करते रहेंगे। जब हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री का, उसके बाद हम कुछ पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है कायरलिटी। देखो, कायरलिटी, सबसे पहले हम बात करेंगे कायरल कार्बन की। कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब था कोई भी सेंट्रल एटम हमारे पास है, उसके सराउंडिंग लगे हुए ग्रुप या फिर एटम सारे के सारे क्या हो, डिफरेंट हो। चारों ग्रुप या फिर एटम डिफरेंट हो, उसे हमने कहा था एसिमेट्रिक सेंटर। अब की बार हमने यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसे कार्बन मान लिया। ऐसे यह है सेंट्रल एटम और इसके सराउंडिंग लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे कायरल कार्बन। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है, और इसके सराउंडिंग लगे हुए चारों ग्रुप हमारे डिफरेंट है। तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन होगा वो होगा कायरल कार्बन, या फिर हम कहें एसिमेट्रिक सेंटर। दोनों एक ही बात है। तो कायरल कार्बन कौन सा हुआ, सेंट्रल एटम में हमने कार्बन को माना, उसके सराउंडिंग लगे हुए चार ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट हो चारों के चारों, वो कार्बन हमारा कहलाएगा कायरल कार्बन। क्लियर यहां तक सबको? ये कायरल कार्बन क्या होगा, ये तो हमने देखा सिर्फ एक ही यहाँ पे क्या था, कार्बन था सेंट्रल में। अब हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये है मॉलिक्यूल हमारे पास। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। कार्बन तो बहुत सारे हैं, बट इनमें से कायरल कार्बन कौन सा होगा। एक तो कार्बन ये है C1, C2, C3, C4, C5। अब ये जो C5 है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कायरल कार्बन है। यदि हम फर्स्ट कार्बन की बात करें तो ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है ये हमारा अटैच है 3 हाइड्रोजन और एक C2 से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 3 हाइड्रोजन सेम है। तो हमने कहा था चारों एटम डिफरेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 तो सेम ही हो गए। तो ये वाला जो कार्बन है यानी कि C1, ये वाला कायरल कार्बन नहीं होगा, ये कायरल कार्बन नहीं होगा, ए कायरल होगा। अब हम बात करेंगे C2 की। एक एटम हाइड्रोजन, ब्रोमीन, मिथाइल ग्रुप, और बाकी का फोर्थ हमारा ये वाला ग्रुप होगा। ये कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ग्रुप आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे C2 कार्बन पे। तो ये जो C2 कार्बन है
ये होगा हमारा कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन को हम स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। जहां पे स्टार दिखे मान लेना कि वो हमारा कार्बन कायरल कार्बन है। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे C3 की। यहाँ पे एक OH है, एक H है, एक थर्ड ग्रुप हमारा ये वाला, फोर्थ ग्रुप हमारा इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो चारों डिफरेंट है, तो ये भी कायरल कार्बन हुआ। ठीक है, C3 हमारा कायरल कार्बन हुआ और कायरल को हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करेंगे C4 की। यहाँ पे देखो एक तो हमारे पास लगा है मिथाइल ग्रुप, बट यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 एटम यहाँ पे सिमिलर है। हमें पता है कि एक भी एटम सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 एटम सिमिलर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन ना होके ए कायरल होगा। C5 में 3 हाइड्रोजन सिमिलर है, तो ये वाला भी ए कायरल होगा। तो हम बात करें इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है C2 पोजीशन पे, और C3 पोजीशन वाले कार्बन हमारे कायरल कार्बन है। तो आई होप कायरल कार्बन क्या है, कैसे आप लोगों से ढूंढेंगे, तो यह सब आपको समझ आ गया होगा। एक हमने कंडीशन बताई थी कि हमारे पास देखो कायरलिटी में हम ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव है मॉलिक्यूल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया था कि एटलीस्ट 2 एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, 2 एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होने चाहिए। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, वो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट यहाँ पे हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखेंगे जहां पे एक भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा, बट फिर भी वो कायरल होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ तक क्लियर हुआ? कायरल कार्बन क्या है, सिंगल कार्बन या सिंगल सेंट्रल एटम गिवन हो वहां भी आप बता देंगे कायरल है या फिर ए कायरल है। यदि आपको एक मॉलिक्यूल गिवन है और बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट हैं, तो वहां पे भी आप बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन यहाँ पे कायरल कार्बन है। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे कायरलिटी के टाइप। जो कायरलिटी हमारी 4 टाइप्स की होगी। आज की क्लास में हम कायरलिटी को 4 टाइप्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा वो होगा एक्सियल कायरलिटी, सेकंड कायरलिटी होगी वो होगी सेंट्रल कायरलिटी, थर्ड होगी प्लेनर, एंड फोर्थ होगी हेलिकल। फर्स्ट जो हमारी कायरलिटी होगी एक्सियल कायरलिटी, सेकंड होगी सेंट्रल, थर्ड होगी प्लेनर एंड फोर्थ होगी हेलिकल कायरलिटी। तो ये 4 टाइप की कायरलिटी है जिनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, एक्सियल कायरलिटी ये है, सेंट्रल ये है। हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, वहां पे हम बताते जाएंगे कि कौन सा कायरलिटी हमारी ये एक्सियल है, ये प्लेनर है, ये सेंट्रल है या फिर हेलिकल है। तो जहां जहां हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते जाएंगे वहां पे हम कायरलिटी की बात करेंगे, और कौन सी कायरलिटी है उसके बारे में भी हम वहीं पे बात करेंगे। तो हम बात करें कि हम जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें वो किस किस में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम बात करेंगे एलिन में, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल में, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन पैरासाइक्लोफेन, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पाइरेन या फिर स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड या फिर स्पाइरेन। तो ये है जिनके बारे में हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ठीक है, इससे पहले एक बात और है, हमने अभी बात की कायरल कार्बन की, तो वहां पे जो हमने सेंट्रल एटम माना है उसे कार्बन माना है। तो क्या सिर्फ कार्बन ही वो सेंट्रल एटम है जहां पे हम कायरलिटी देखेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन के अलावा और एटम भी सेंट्रल एटम हो सकते हैं और वहां पे हम बता सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड कायरल है या फिर ए कायरल है। देखो यदि हम ले ले सेंट्रल एटम सिलिकॉन, और सिलिकॉन के सराउंडिंग हमारे पास हाइड्रोजन है OH Br CH3, ये वाला कंपाउंड हमारे पास गिवन है। यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम है सिलिकॉन, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या है सेंट्रल हमारा सिलिकॉन है, और सिलिकॉन के सराउंडिंग लगे हुए ग्रुप चारों के चारों कैसे हैं?
डिफरेंट है, तो डिफरेंट होंगे तो ये कैसा कहलाएगा, कायरल कहलाएगा। और यदि ये कायरल है तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर यानी कि किसी भी टाइप की कोई सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये था सिलिकॉन भी हो सकता है। अब हम बात करें नाइट्रोजन की, ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सराउंडिंग लगे हैं 4 डिफरेंट ग्रुप, देखो R1, R2, R3 एंड R4। ये नाइट्रोजन के सराउंडिंग 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। यानी कि कैसा हुआ ये, सबसे पहले सेंट्रल यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कैसा है, ये कायरल है। और हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो ये भी याद रखना कि हमें जहां देखेंगे कायरल कार्बन की तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। बाकी आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कायरल तो हैं बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहां पे नहीं है। यहाँ पे इतना याद रखो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये कैसा है, कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि हम नाइट्रोजन के ही एक दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें, ये है नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास है R1, R2, R3 और एक है लोन पेयर। सबको पता है नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिन्होंने इन ग्रुप के साथ बॉन्डिंग कर ली और 2 इलेक्ट्रॉन बाकी होंगे। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। यहाँ पे देखो हमें पता है जो देखो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं वहां पे हमें पता है कि इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनमें होता है रिपल्शन। वैसे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये क्या होंगे, थोड़े इधर के साइड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इनका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां पे बॉन्ड एंगल होता है 109.28 ये होता है, बट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 107 डिग्री, ये वाला बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और ये जो हमारी शेप होगी वो होगी पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन पे, ये होगी R1, R2 और ये है R3, ये होंगे लोन पेयर। एक हम इसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं दूसरा, नाइट्रोजन, ये है R1, ये है R3 और ये है R2 और यहाँ पे है हमारे पास लोन पेयर। यदि हम बात करें इनके RS कॉन्फ़िगरेशन की, देखो यहाँ पे R1, R2, R3 क्या लगा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो हम बाद में देखेंगे कि जो गिवन होगा। पहले हम यहाँ पे जो जैसे हमने नंबरिंग दे रखी है वैसे नंबरिंग कर लेते हैं प्रायोरिटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुआ, 1 है, ये 2 है, ये है 3, तो किधर जाएगा, और फोर्थ होगा हमारा लोन पेयर। यहाँ पे यदि हम जाएंगे 1 2 3 1 2 3 तो ये कैसे दिख रही है आपको कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें सिर्फ नंबरिंग करनी है 1 2 3 और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे रखा है कहाँ पे नहीं रखा है इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ 1 2 3 ऐसे सिर्फ रोटेट करवाएंगे जो गिवन होगा उसी डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन आई है वो आई है R कॉन्फ़िगरेशन। इधर देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो ये 1 2 3 ही जाएगा, तो ये होगा, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये कॉन्फ़िगरेशन होगी S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर एक टॉपिक है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है 50% R और 50% S। तो ये 50-50 कैसे हुआ, जैसे ये R है ये है 50% और ये S है ये है 50%, ये 50-50 कैसे हुए पहले ये देखो।
हमारे पास ये है मॉलिक्यूल R1 R2 R3। ये कैसा है? पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म की बात करें अब हम, पहले पिरामिडल स्ट्रक्चर है, बाद में जाएगा ये प्लेनर पे। ये है हमारा R1 R2 और ये होगा R3। ये जो होगी हमारी स्ट्रक्चर वो होगी प्लेनर, एक ऐसे प्लेन पे प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी प्लेन पे। नेक्स्ट जो होगी हमारी वो होगी R1 R3 R2 और यहाँ पे होंगे लोन पेयर, ठीक है। ये भी कैसे स्ट्रक्चर हुई? पिरामिडल। बट ये कैसी पिरामिडल है? ये है वाल्डन इन्वर्जन है, वाल्डन इन्वर्जन, या फिर हम कहें अम्ब्रेला स्ट्रक्चर। कैसी है? अम्ब्रेला। क्या क्लियर हुआ? जब हम बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन, यदि नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है वो हमारा सेंट्रल एटम है, तो उसका मैकेनिज्म की हम बात करेंगे तो पहले उसकी स्ट्रक्चर होगी पिरामिडल लोन पेयर की वजह से। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगी वो हमारी प्लेनर में होगी, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वहां पे फर्दर वो पिरामिडल होगी, और यहाँ पे जो पिरामिडल होगी यानी कि लोन पेयर हमारा कहाँ गए? डाउनवर्ड आ गए। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको ये है वाल्डन इन्वर्जन, जिसे हम कहेंगे अम्ब्रेला स्ट्रक्चर। तो ये जो वाल्डन इन्वर्जन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो वहां पे होगी, बाकी ये कहीं पे भी नहीं होगी, ठीक है। तो वाल्डन इन्वर्जन होगी। अब हम बात करें क्या ये कायरल है या फिर नहीं है, इतना हमने देख लिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वाल्डन इन्वर्जन है और ये क्या है? अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने बताया जिन मैकेनिज्म की वजह से ही ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारा वो रेसिमिक मिक्सचर शो करेगा, यानी कि 50% R और 50% S। क्लियर? 50% R कॉन्फ़िगरेशन, 50% S कॉन्फ़िगरेशन। इस वाल्डन अम्ब्रेला या फिर वाल्डन या फिर कहें हम अम्ब्रेला स्ट्रक्चर की वजह से है क्या ये। बात करें कायरल है या फिर ए कायरल, तो ये होगा कायरल मॉलिक्यूल। क्यों होगा कायरल? तो कायरल का तो सबको पता है कि जो सेंट्रल एटम यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सराउंडिंग लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है। माना कि ग्रुप नहीं है, लोन पेयर है, बट यहाँ पे सारे के सारे हैं तो डिफरेंट। ये R1 है, ये R3 है, R2 है, ये है लोन पेयर। तो चारों के चारों ग्रुप यहाँ पे जो लगे हैं वो डिफरेंट है। इसकी वजह से जो ये नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम है वो कायरल होगा, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये वाला पॉइंट याद रखना कि ये हमारा कायरल होगा बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा डेसिमिक मिक्सचर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी हमें 50% R होगी, 50% S होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? ये हम बात कर रहे हैं यदि हमारे पास सेंट्रल एटम कार्बन के अलावा और हो तो कायरल होगा या फिर नहीं होगा। तो और भी ऐसे एटम है जो सेंट्रल एटम में रखे होंगे और वो हमें कायरल या फिर अकायरल के रूप में बताएंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल, यदि हमारे पास है ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हमारे पास, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका क्या है? वही एक लोन पेयर है, एक यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, कुछ नहीं लगा रखा। तो वैसे तो यहाँ पे हमारा कायरल ना होके कायरल होगा, नाइट्रोजन कायरल नहीं होगा, ए कायरल होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों ग्रुप जो लगे हैं वो डिफरेंट नहीं है, ये दोनों तो सेम है। एक तो ये डिफरेंट हो गया, एक ये डिफरेंट हो गया, बट ये वाला और ये वाले क्या होंगे? हमारे सिमिलर होंगे, तो ए कायरल होगा। ए कायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव वैसे हो जाएगा। अब हम बात करें यदि हमारे पास है ये लोन पेयर है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी C2H5 लगा दिया हमने, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, बट यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? इसकी चेंज हो जाती है। अब ये बताओ क्या यहाँ पे भी वाल्डन इन्वर्जन देखने को मिलेगा?
तो यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ वाल्डन इन्वर्जन नहीं है। यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं है। वाल्डन इन्वर्जन या फिर कहें हम अम्ब्रेला स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ वहां मिलेगी जहां पे नाइट्रोजन रिंग की फॉर्म नहीं है। रिंग ये क्या हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसी का एक पार्ट है। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसी का ही एक पार्ट है नाइट्रोजन। तो हमारे पास यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन नहीं होगी। वाल्डन इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के केस में होती है, और वो भी तब होगी तब वो रिंग का हमारा हिस्सा ना हो। तो और वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, वो होगी हमारी वाल्डन इन्वर्जन। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कायरल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हैं, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, कायरल है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन नहीं है। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट हमारे पास है, यदि है फॉस्फोरस हमारे पास सेंट्रल एटम है, यहाँ पे लोन पेयर है, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन फैमिली का है, तो यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। यहाँ पे है हाइड्रोजन CH3PH, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे चारों के चारों ग्रुप हमारे डिफरेंट है, एक लोन पेयर है, एक फिनाइल ग्रुप है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, चारों के चारों डिफरेंट हैं। तो ये होगा कायरल। कौन होगा कायरल? जो सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम हमारे पास फॉस्फोरस है, यानी कि फॉस्फोरस कैसा हुआ, यहाँ पे कायरल है। कायरल है तो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। वैसे भी यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके पास सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो वहां पे सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे लोन पेयर है। यदि यहाँ पे आप सोचो कि वाल्डन इन्वर्जन क्यों है, नहीं है, तो वाल्डन इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन में होगा, वो भी तब होगा तब वो रिंग का हिस्सा ना हो। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बहुत सारे देख लिए। जो कार्बन के अलावा भी ऐसे एटम है जो सेंट्रल एटम, जो कि कायलिटी शो करेंगे। यदि हम बात करें, देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, क्या ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है? तो चेक करते हैं, क्या कोई कायरल कार्बन है? यहाँ पे तो हर जगह क्या है, हाइड्रोजन। सॉरी, दो दो तो होंगे नहीं, एक एक होगा, डबल बॉन्ड भी है। ये है, और यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस वाले कार्बन पे देखते हैं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन सेम है, तो क्या ये कायरल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा ए कायरल। इन वाले कार्बन की हम बात करें तो यहाँ पे देखो, एक तो हाइड्रोजन है, बाकी यहाँ पे क्या होगा, इस वाले उठाओ, ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल होगा प्लेनर होगा, ये होंगे प्लेनर, यानी कि यहाँ पे जितने भी कार्बन प्रेजेंट है सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और जिसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी यानी कि वो प्लेनर पे है, ये कायरल कार्बन नहीं होंगे, ए कायरल होंगे। और ये वाला जो कार्बन है ये भी हमें शो कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि यहाँ पे भी कोई कायरलिटी नहीं होगी। तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल हमारे पास ए कायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? ठीक है, ये हमने कायरलिटी की बात की। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एलिन, या फिर हम कहें ऑप्टिकल एक्टिविटी इन मॉलिक्यूल विदाउट एनी एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिविटी इन मॉलिक्यूल विदाउट एनी वन एसिमेट्रिक सेंटर, यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमने किसका लिया है, एलिन का। देखो हम बात करें यदि मॉलिक्यूल की,
एलिन का मतलब क्या है? एलिन का स्ट्रक्चर होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि जो कार्बन लगे होंगे, डबल बॉन्ड लगे होंगे, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पे लगातार प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ए, यहाँ पे मान लीजिए बी, ये ए है और ये है सी और डी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन देख लो कि ये कब अप्लाई होगा। फर्स्ट कंडीशन होगी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं वो इवन होने चाहिए। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होने चाहिए, जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है इवन होने चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है, ए बी इज नॉट इक्वल एंड सी एंड डी इज नॉट इक्वल। क्लियर? ये ए और बी है, ये इक्वल नहीं होने चाहिए, सी और डी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ये हो सकता है कि ए मे बी इक्वल टू सी एंड डी एंड बी मे बी इक्वल टू सी एंड डी। क्लियर? पॉइंट समझ में आए? हम बात करें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे किसी मॉलिक्यूल में जहां पे एक भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है। अभी तक हम देख रहे थे कि वहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो, तब हम कायरलिटी के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है, बट भी वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके लिए कुछ कंडीशन होंगी। वो कंडीशन ये है, हम बात करेंगे एलिन मॉलिक्यूल की। एलिन में जो कंडीशन है वो है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे वो इवन होने चाहिए, और यहाँ पे जो टर्मिनल कार्बन पे, जैसे इस वाले कार्बन पे लगे हैं ए और बी, ये दोनों सिमिलर नहीं होने चाहिए, सी एंड डी भी सिमिलर नहीं होने चाहिए। ए मे बी इक्वल टू सी एंड डी और बी मे बी इक्वल टू सी एंड डी, तब वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी मॉलिक्यूल में। एग्जाम्पल देखते हैं। एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, एक ये मॉलिक्यूल है। अब इनमें से हमें बताना है कौन सा कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा ए कायरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो देखो जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की हम बात करें, कैसे है वो? 1 and 2 यानी कि इवन। यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन लगा है, टर्मिनल कार्बन इस पे दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे है इथाइल और मिथाइल, CH3 इज नॉट इक्वल टू C2H5। और तो ये कैसा हुआ? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है, ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 मतलब ओड। ये देखो हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू क्लोरीन। ये तो इक्वल नहीं है, बट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो ओड है, और जहां पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड होंगे वहां पे मॉलिक्यूल हमारा कहलाएगा ए कायरल, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ हमारा यहाँ तक? अब हम बात, ये तो हमने किसकी बात की है? ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की है। अब यदि हमें एलिन में ही RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है एलिन का। अब यहाँ पे हमें नोमेनक्लेचर बतानी है RS की, तो क्या हम यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर बता सकते हैं? तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि RS नोमेनक्लेचर बताने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे ओरिएंटेशन। यदि इस मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन गिवन होती तो हम वहां पे नोमेनक्लेचर बता पाते, बट इस मॉलिक्यूल में हम नहीं बता पाएंगे। यदि हम लिखे इस टाइप से मॉलिक्यूल, ये हमारे पास, ठीक है, तो इसे देखो क्या हम यहाँ पे RS बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ओरिएंटेशन गिवन है। तो अब बात क्या है कि हम नंबरिंग किधर से करें?
नंबरिंग किधर से करें, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिमिलर है, हो सकते हैं, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे, फिर इनका कंपैरिजन कर लेंगे, उनके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी रख देंगे। बट स्टार्टिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे फिर या इधर से करेंगे। देखो यदि चारों डिफरेंट होते तो हमें पता होता कि किधर से करनी है नंबरिंग, बट यहाँ पे तो देखो सेम भी है दो, तो फिर नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग हमेशा हमें ऑन द प्लेन की साइड से करनी है, नंबरिंग हमेशा हमें ऑन द प्लेन की साइड से करनी है। तो नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास होगा ब्रोमीन 1 ये 2, इधर क्लोरीन 3rd, हाइड्रोजन 4th। अब क्या होगा रोटेशन हमारा 1 2 3 1 2 3, ये रोटेशन हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि एस कॉन्फ़िगरेशन। कैसी कॉन्फ़िगरेशन है ये है एस कॉन्फ़िगरेशन। तो आर एस का भी पता चल गया आप लोगों को कि कैसे देखना है। यदि हम बात करें सिस एंड ट्रांस की, देखो एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास है ये मॉलिक्यूल। तो आप लोगों के पास 2 सेकंड है, बताओ किसमें सिस और किसमें ट्रांस है। ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं इनमें से किसमें सिस एंड किसमें ट्रांस है। तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि कैसे किसमें सिस है और किसमें ट्रांस है? देखो इसका मेथड है क्या, यदि हमारे पास हमने क्या बताया था, यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है, वहां पे सिस और ट्रांस नहीं होगा। यदि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है तो वहां पे सिस ट्रांस नहीं होगा। यदि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड है वहां पे सिस ट्रांस होगा। और इसमें क्या है, ब्रोमीन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल हमारा होगा ट्रांस। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक आरएस की बात कर ली हमने, सिस एंड ट्रांस की बात कर ली कि किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? अब एक बात और देखो, अभी हमने बात की थी कायरलिटी हमारे 4 टाइप्स की है, तो एक कायरलिटी हमारी यहीं पे है, कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। चल 2 की बात कर लेते हैं यहीं पे। एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास है ये मॉलिक्यूल है। अब इनको ध्यान से देखना, यहाँ पे हम 2 कायरलिटी की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे एक्सियल कायरलिटी की और एक हम बात करेंगे सेंट्रल कायरलिटी की, एक्सियल और सेंट्रल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो कंडीशन है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमारे इवन होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, जो टर्मिनल कार्बन प्रेजेंट होंगे उन पे लगे एटम डिफरेंट होने चाहिए। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो होगा हमारा एक्सियल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, इवन। और यहाँ पे देखो इस वाले टर्मिनल कार्बन पे दोनों डिफरेंट है, हाइड्रोजन मिथाइल, इस वाले पे भी दोनों डिफरेंट ग्रुप पे लगे हैं। तो ये जो कायरलिटी कब होगी, जब कायरल होगा मॉलिक्यूल। तो कायरल तो है ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? बट ये कौन सी कायरलिटी होगी, ये होगी एक्सियल कायरलिटी। ये जो कायरलिटी होगी ये होगी एक्सियल कायरलिटी। तो फर्स्ट कायरलिटी क्लियर हुई, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन और जो यहाँ पे टर्मिनल कार्बन होंगे, टर्मिनल कार्बन पर लगे ग्रुप या एटम डिफरेंट हो, यानी कि एक टर्मिनल कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हैं, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, हमने बताया था कि जैसे H और C, ये H यहाँ पे कोई एक और H हो सकता है, उसके साथ सिमिलर हो सकता है। तो ये हमारा कैसा होगा, एक्सियल कायरलिटी, यानी कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हों टर्मिनल कार्बन पे। एक्सियल कायरलिटी वहां होगी जहां पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो ऑन टर्मिनल कार्बन। ठीक है,
ये तो था हमारा एक्सियल कायरेटी। अब हम बात करेंगे इस वाले पे। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है इवन, बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों है क्या है, सेम है, यानी कि नो प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट, नो प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट, नो प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट। तो ये वाला हमारा ए कायरल हो जाएगा, ये वाला ए कायरल हो जाएगा, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये एक्सियल कायरेटी शो नहीं करेगा, सेंट्रल को हम थोड़ा और आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको एक वो कायरेटी क्लियर हुई, एक्सियल कायरेटी, ठीक है। तो एक्सियल कायरेटी हम देखेंगे एलिन मॉलिक्यूल में, एक्सियल कायरेटी हम एलिन मॉलिक्यूल में देखेंगे। एक्सियल कायरेटी हम जो हम स्पाइरो कंपाउंड पढ़ेंगे हम वहां भी देखेंगे, बट यहाँ पे आपको एक्सियल क्लियर हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल। बाइफिनाइल क्या, दो फिनाइल ग्रुप लगे होंगे इस टाइप से, क्या हुए बाइफिनाइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाँ सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोजन है। तब ये देखो सारे के सारे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या हम इन्हें कह सकते हैं कि कायरल कार्बन कोई प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई कायरल कार्बन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल के लिए कंडीशन क्या क्या है कि वो हमारा कायरल होगा। जो फर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास है मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सेकेंड कंडीशन होगी एटलीस्ट वन बल्की ग्रुप, एटलीस्ट वन बल्की ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजीशन। ये दो कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे मॉलिक्यूल कायरल है या फिर नहीं है, ठीक है। यदि ये दो कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल हमारा कायरल हो जाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारी है ऑर्थो पोजीशन, ये होगी हमारी ऑर्थो पोजीशन। अब हमने क्या कहेंगे, यहाँ पे यदि हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोरीन एंड OCH3, यदि ये तीन ग्रुप लगे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रोटेशन नहीं होगा। क्या होगा, रोटेशन होगा, सॉरी, यदि ये मॉलिक्यूल हमारे पास लगे हैं तो वहां पे रोटेशन होगा। यदि, और वो भी किस कंडीशन पे, ऑर्थो पे। यदि ऑर्थो पे हाइड्रोजन लगा है, फ्लोरीन लगा है, OCH3 लगा है, तो यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा मॉलिक्यूल में, बट ये नहीं होने चाहिए, तभी वहां पे क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रेस्ट्रिक्टेड का पता है कि रोटेशन को रोकने का काम करेगा, जो रोटेशन होने से रोके। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, रोटेशन को होने से रोकना है। कैसे रोकेंगे, हमारे इस ऑर्थो पोजीशन पे एक हमारे पास बल्कि ग्रुप होना चाहिए, यानी कि इन तीनों को छोड़ के कोई और ग्रुप, कम से कम एक ग्रुप तो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वहां पे रोटेशन को हम रोक पाएंगे। क्लियर। यदि रोटेशन रुकेगी तो हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा कायरल और होगा ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल भी कब होगा, कम से कम एक कार्बन तो ऐसा हो जिसके ऊपर चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हों, ठीक है। यानी कि, या फिर हम कहें, ये बात नहीं तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, ये थर्ड कंडीशन लिख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, तभी वहां पे कायरल होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, और वो भी देखो यदि क्या है, दो फिनाइल ग्रुप दिख रहे हैं आप लोगों को, यदि एक फिनाइल ग्रुप में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो भी वहां पे कायरल नहीं होगा। दोनों के दोनों फिनाइल ग्रुप में ही हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, तभी हमारे पास कंपाउंड कायरल होगा। एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है,
यहाँ पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे है SO2H और यहाँ पे है CH3NH2, ये मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या बताई थी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तभी होगा तब हमारे पास यहाँ पे कम से कम एक बल्कि ग्रुप लगा हो ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे तो सारे के सारे बल्कि ग्रुप लगे हैं, सिर्फ एक को छोड़ के हाइड्रोजन है, तो एक ही होना चाहिए, हमारे पास तो 3 है, तो यहाँ पे रोटेशन को रोक देंगे। वो तो क्लियर हुआ हमारा पॉइंट है। सेकंड हमारे पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, तो इस मॉलिक्यूल में कहीं से भी आप सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि सिमेट्री यहाँ पे एब्सेंट होगी, सिमेट्री यहाँ पे एब्सेंट होगी, बल्कि ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो हमारा जो कंपाउंड होगा वो होगा कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। एक और की बात करते हैं हम, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा है, यानी कि 2 ही बल्कि ग्रुप लगे हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई सिमेट्री देखने को मिल रही है? तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल दोनों सिमिलर है, या फिर हम एक एक चेक कर सकते हैं, हम ये नहीं है कि दोनों को साथ चेक करेंगे। बाइफिनाइल में हम एक एक फिनाइल को चेक कर सकते हैं, यदि एक फिनाइल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई तो वहां पे हमारा हो जाएगा, क्या होगा, वहां पे एक आयरल हो जाएगा। तो ये हमारे पास है CH3। यदि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे पास करें, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे पास करें तो नहीं होगा, देखो यहां से करेंगे तो हो जाएगा, यहां से करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो ये हमारा एक आयरल हो जाएगा, और एक आयरल होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड, ठीक है। एक हमारे पास है ये, यहाँ पे है SO2H और यहाँ पे है H, और यहाँ पे है यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे है CH3 और CH3। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो आप, क्या एक आयरल है या फिर एक आयरल है? तो सबसे पहले यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्योंकि ये हमारे पास एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे बल्कि ग्रुप भी लगा है ऑर्थो पोजीशन पे, उससे नेक्स्ट यहाँ क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इस मॉलिक्यूल में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, बट इस मॉलिक्यूल को देखो, यदि हम यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, बट यहाँ एक में तो प्रेजेंट है, एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल हमारा एक आयरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर हुआ? बाइफिनाइल में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखनी है। अब हम आगे बात करेंगे कि बाइफिनाइल में भी हम RS कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? देखो ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास, यहाँ CH3 है और यहाँ CH3, ये मॉलिक्यूल हमारे पास, और हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन बताने हैं कि R कॉन्फ़िगरेशन है या फिर S कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे बताएंगे? देखो ये इस मॉलिक्यूल, यदि हमें इस टाइप का मॉलिक्यूल गिवन है तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमें ओरिएंटेशन मिलनी चाहिए। और ओरिएंटेशन यदि हमें, मान लीजिए इसके ओरिएंटेशन हमें गिवन है इस टाइप से, ये मॉलिक्यूल हमें इस टाइप से गिवन है, यदि यहाँ पे अबोव द प्लेन है तो यहाँ पे क्या होगा, इधर बिलो द प्लेन होगा ऑब्वियसली। और मान लीजिए यहाँ पे है
नहीं सही है, इसी को देख लेते हैं। ये हमारे पास, अब हमें करना क्या है, इतना तो हमने देख लिया। यहाँ पे ओरिएंटेशन गिवन है, ओरिएंटेशन गिवन है, बट अब हमें नंबरिंग किधर से करनी है। तो नंबरिंग हमें किधर से करनी है, हमने लास्ट में बताया था कि नंबरिंग हमेशा ऑन द प्लेन की साइड से करेंगे। तो नंबरिंग होगी ऑन द प्लेन की साइड से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा है CH3 ग्रुप और इधर क्या है CH है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ज्यादा देंगे 1 और ये होगा 2, इधर 3 और इधर होगा 4। ये हुआ 1, ये हुआ 1 2 3 4, नंबरिंग हो गई। अब हम रोटेशन करवाएंगे 1 2 3, ये हमने रोटेशन करवा दिया। ये रोटेशन होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि एस कॉन्फ़िगरेशन। ये हुई ऐसे कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर यहाँ तक सबको? नंबरिंग किधर से करनी है, नंबरिंग करनी हमें ऑन द प्लेन की साइड से। क्लियर? फिर रोटेशन करवाएंगे और हम देखेंगे रोटेशन हमारा किस डायरेक्शन में है और वहां से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। एक देखो यहां से RS हुआ। अब हम बाइफिनाइल की बात करें हैं, स्नाइडिंग कॉन्फ़िगरेशन एट्रोप आइसोमर। ये एट्रोप आइसोमर क्या है, इसे देखो। एट्रोप आइसोमर देखो, हम 2 टाइप से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक हम बात करेंगे RA और SA, एक हम बात करेंगे यहाँ पे P और M। ठीक है, R हमारा वही जो हम बात करते हैं रेक्टस, S हमारा सिनिस्टर। ये जो है हमारा, ये बाइफिनाइल के ही, बाइफिनाइल कंपाउंड से ही आया है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये हमारे पास है मोलिक्यूल है, ये है अबोव द प्लेन और यहाँ पे हमारे लगा है COOH, इधर लगा है NH2 और इधर है OH, इधर होगा बिलो द प्लेन। क्लियर यहाँ तक सबको? ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 जाएंगे इधर। ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये होगा SA कॉन्फ़िगरेशन हुई। अब हम बात करेंगे P और M की। P और M की, PM में क्या होगा, P होगा प्लस, जैसे R रेक्टस है, S सिनिस्टर है, वैसे P प्लस और M होगा माइनस। यानी कि P में हम जो रोटेशन करवाएंगे, यदि रोटेशन हम करवा रहे हैं 1 2 3, यहाँ सॉरी 1 2 2 मतलब ये वाला 2 नहीं, ये वाले 2 की हम बात करें, ये वाला नहीं। यदि हम रोटेशन करवाएंगे 1 से डायरेक्टली 3 पे तो हमारा प्लस होगा। यदि हम रोटेशन करवाएंगे 3 2 1 3 2 1 तो वहां पे होगा हमारा माइनस, M होगा कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुई? एक मॉलिक्यूल देख लेते हैं इस यहाँ पे हम, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है NH2, यहाँ पे है COOH, H होगा, ये हमने यहाँ पे मान लिया ये वाला। ठीक है, 1 यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 3 4। अब यहाँ पे देखो क्या, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम रोटेशन किधर करवाएंगे, सॉरी ये तो ऐसे है ना, अबोव द प्लेन। तो यहाँ पे होगा 1 2 3, 1 2 3 हम रोटेशन करवाएंगे तो ये होगा P यानी कि प्लस, P यानी कि प्लस। 1 से 3 पे रोटेशन हुआ है यहाँ पे तो ये क्या होगा, प्लस होगा। यदि 3 से 1 पे होता तो वहां पे हमारा M आता। क्लियर हुआ?
यदि ऐसे समझ में आया तो आपको ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको कैसे करना है, इस वाले मॉलिक्यूल को हम सबसे पहले 1 और 2 लिखेंगे। ये हमारे पास 1 है, ये 2, 1 2 यानी कि जो ऑन द प्लेन पे है उनको हम, मॉलिक्यूल इस टाइप पे है, यदि मॉलिक्यूल ये इस टाइप से है, यदि इसे ऐसे ले आए तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, बट हम इस मॉलिक्यूल की बात करें हैं तो क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 हमने प्लेन पे लिख दिया। अब हम बात करेंगे 3 और 4 की। ये है 3 हमारा अबोव द प्लेन है और 4 होगा हमारा बिलो द प्लेन, ठीक है। यहाँ से अब देखो यहाँ पे 1 से कहाँ गया, 1 से 3 पे गया, 1 से कहाँ गया 3 पे, 1 से 3 पे गया तो P आएगी प्लस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? अब हम आगे की बात करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड कहें या फिर स्पाइरेन कहें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने एलिन कंपाउंड की बात की थी, सिमिलर हमारे यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड की होगी। साइक्लो में रिंग स्ट्रक्चर है इस टाइप से, इस टाइप से सी, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। इसमें हमें क्या करना है, सिमिलर हमारा जो एलिन कंपाउंड में बताया था, जो कंडीशन होंगी, जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो होगी जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन थे, यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग यहाँ पे इवन होंगी, और सिमिलर हमारे सेकंड कंडीशन होगी जो ए और बी होंगे ये इक्वल नहीं होंगे और सी और डी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यही कंडीशन इसमें लगेगी, यही हमारी एलिन में थी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा फिर, कायरल कंपाउंड कहलाएगा और ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्लियर यहां तक सबको? देखो ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल। अब हमने बात की जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। एक हमारे पास ये कंपाउंड है और एक हमारे पास है ये वाला कंपाउंड। ये ए है, ये बी है, और इधर है सी एंड डी, ठीक है। ये दो कंपाउंड है। यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड कायरलिटी की। देखो ध्यान से सुनना, यदि नंबर ऑफ रिंग, और डबल बॉन्ड भी लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम रिंग के बारे में बात करें, दोनों कंडीशन में होगी। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर नंबर ऑफ रिंग यदि इवन है, और ये जो टर्मिनल कार्बन है, क्या है, जो टर्मिनल कार्बन है वहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। टर्मिनल कार्बन पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो वो हमारा कहलाएगी एक्सियल कायरलिटी, एक्सियल कायरलिटी। ये पॉइंट हमने बताया था कि वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इधर वाले कंपाउंड में देखो, यहाँ पे आप लोगों को देखो, यहाँ पे कायरल कार्बन भी है, क्योंकि एक्सियल कायरलिटी तो वही होगी जहां पे कायरल कार्बन होगा। यहाँ पे कायरल कार्बन तो है बट वो टर्मिनल पे है, इधर भी कायरल कार्बन तो है, बट यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रिंग हमारे यहाँ पे है इवन, नंबर ऑफ रिंग होगी इवन, ए बी के इक्वल नहीं है, सी डी के इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल कार्बन पे नहीं है। टर्मिनल कार्बन पे तो क्या है, दो हाइड्रोजन है। अब दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे किधर है, यहाँ पे तो इधर लगा दिया, तो ये टर्मिनल कार्बन नहीं है। इस वाले को देख के नहीं कहेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन है, या फिर प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट आएगा, प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट। तो ये वाली जो होगी हमारी, ये होगी सेंट्रल कायरलिटी, सेंटर कायरलिटी। एक्सियल और सेंट्रल में डिफरेंस क्लियर हुआ? ये सेंट्रल है और ये हमारी एक्सियल है कायरलिटी। तो दो कायरलिटी हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। अच्छा एक केस और देख ले, ये हमारे पास है
ये है, ये और ये डी सी ए और बी। और वो केस भी याद रखना कि नंबर ऑफ रिंग यदि ओड है, नंबर ऑफ रिंग ओड है तो वहां पे मॉलिक्यूल हमारा ए कायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस वाले कंपाउंड पे देखो यहाँ पे रिंग भी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिंग और डबल बॉन्ड है बट वो इवन होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग प्लस डबल बॉन्ड जो होंगे वो इवन है, बिल्कुल सही है। ए और बी इक्वल नहीं है, सी और डी भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कायरल होगा हमारे पास मॉलिक्यूल और वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। यदि हमें यहाँ पे करनी पड़े कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो भी देखो। ये है हमारे पास मॉलिक्यूल, तो कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, हमारे पास ओरिएंटेशन होनी चाहिए। यदि ओरिएंटेशन होगी तो हम कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे है CH3H, यहाँ पे होगा हमारे पास ब्रोमीन और यहाँ पे होगा फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमेशा ऑन द प्लेन की साइड से होगी, 1 2 3 4, रोटेशन हुई 1 2 3, ये हुई हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ? तो ये हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने साइक्लो कंपाउंड में भी देख ली है। अब हम बात करेंगे हेलिकल, हेलिकल कायरलिटी। तो दो कायरलिटी तो हमने बात कर रही थी, ये हमारी थर्ड कायरलिटी है। ये इस टाइप के जो कंपाउंड हमें गिवन होंगे वहां पे हमें हेलिकल कायरलिटी देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी? यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल को टॉप साइड से देखना है, मॉलिक्यूल को टॉप साइड से देखना है, और वहां पे हम देखो हेलिकल कायरलिटी में भी हम RS करके देखेंगे। कैसे देखेंगे? टॉप साइड से देखेंगे। यहाँ पे प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल या फिर जो हम नंबरिंग वगैरह करते हैं उनकी यहाँ पे नीड नहीं है, टॉप साइड से हमने देखा। तो ये जो कंपाउंड हमारा है ये इस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से, इधर से आया, ऐसे गया, ऐसे। ये रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो हमारा होता है S कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? और ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, और क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो होगा R कॉन्फ़िगरेशन देगा, R कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कायरलिटी है ये हमारी कहलाएगी हेलिकल कायरलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन पैरासाइक्लोफेन, पैरासाइक्लोफेन, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन पैरासाइक्लोफेन। देखो ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप से होगा, CH2N, ये है और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे हमारे पास हैंडल होगा, जैसे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऐसे हैंडल के साथ है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। ये जो हैंडल है यहाँ पे N है, अब नंबर ऑफ कितने होंगे कार्बन उस पर डिपेंड करेगा। देखो यदि यहाँ पे N इक्वल टू 8 एंड लेस देन 8 है और सब्स्टिट्यूएंट 1 है, यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा, जैसे COOH एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे क्या करेगी, ये क्या हो जाएगा, रोटेशन होगा, रिंग फ्लिप करेगी, ठीक है, यानी या फिर क्या करेंगे, हैंडल में क्या करेगा, ये फ्लिप कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। यदि N ग्रेटर देन आएगा 8 और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल 10, तो यहाँ पे और 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो भी वहां पे हैंडल क्या करेगा, फ्लिप कर जाएगा। क्लियर है? और ये स्ट्रक्चर हमारा पैरासाइक्लोफेन का है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमने जो कायरलिटी के बारे में बात की थी, एक्सियल के बारे में बात कर ली, प्लेन सॉरी सेंट्रल के बारे में बात कर ली, और एक हमने बात की हेलिकल के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे
सेंट्रल के बारे में, सॉरी प्लेनर के बारे में। तो ये हमारा होगा प्लेनर कायरलिटी का, प्लेनर कायरलिटी, यहाँ इसमें होगी हमारी प्लेनर कायरलिटी। अब हम बात करें, ये तो ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले कायरलिटी, कायरलिटी का मतलब कोई एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो कायरल हो। तो इस वाले कार्बन को देखो, तो क्या ये कायरल नहीं है, यहाँ पे वो लगा होगा एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये कायरल कार्बन हुआ, तो कायरलिटी तो यहाँ पे है। और ये कौन सी कायरलिटी है, प्लेनर कायरलिटी है। अब हमें बात करनी है कि पैरासाइक्लोफेन में हम नोमेनक्लेचर देख सकते हैं RS का, तो बिल्कुल देख सकते हैं, बस यहाँ पे ओरिएंटेशन गिवन हो, ओरिएंटेशन गिवन हो, तो ये होगी इसकी ओरिएंटेशन। बट यहाँ पे ओरिएंटेशन का मेन कोई रोल है नहीं, यहाँ पे हमें करना क्या है, नंबरिंग करनी है, डायरेक्ट हमें नंबरिंग करनी है और रोटेशन करवाना है, ठीक है। और नंबरिंग किधर से करनी है वो भी देखो, यहाँ पे हम कोई प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम नंबरिंग करेंगे। बस नंबरिंग की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो देख लो, क्या हम इस ऑक्सीजन से स्टार्टिंग करेंगे या फिर इस ऑक्सीजन से। तो हम जो ये सब्स्टिट्यूएंट है जिस ऑक्सीजन के पास में है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे इसके पास है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 और यहाँ होगा 1 2 3 4, तो इसके तो दूर है, इसके पास है, तो नंबरिंग होगी 1 2 3। तो ये होगी हमारी नंबरिंग। ऐसे ये नहीं है कि COOH को हम प्रायोरिटी देंगे पहले या फिर ऑक्सीजन को देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सब्स्टिट्यूएंट तक लेके जानी है। उस ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। तो इस वाले ऑक्सीजन के सब्स्टिट्यूएंट नियर है, तो हम नंबरिंग इस वाले ऑक्सीजन से करेंगे 1 2 3। और ये कैसी रोटेशन दिख रही है आपको, 1 2 3, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और ये होगी S कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई, S कॉन्फ़िगरेशन हुई। क्लियर हुआ ये वाला भी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कायरलिटी के बारे में बात की, डिफरेंट कायरलिटी के बारे में आप लोगों को बताया है। साथ में जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी है उनके बारे में बात की है। ऑप्टिकल एक्टिविटी बाइफिनाइल में देखा हमने, साइक्लो कंपाउंड यानी कि स्पाइरिन में हमने देखा। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने एलिन में देखी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने हेलिकल कंपाउंड में देखी। साथ में ये हमारा जो है पैरासाइक्लोफेन, यहाँ पे भी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की, जो कि देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी है हर जगह, कायरलिटी प्रेजेंट है, बट डिफरेंट कायरलिटी प्रेजेंट है, तो वो आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।